नमस्कार, मैं रिया और आप सभी का स्वागत है लटकता बिहार के एक और एपिसोड में। बड़े दिनों के बाद हम आपसे फिर मिल रहे हैं और अब यह सिलसिला जारी रहेगा। हमारे साथ हैं रंजीत झा और आदेश पुरी, जो अक्सर हमारे साथ एपिसोड्स में होते हैं। तो आज हम बात करेंगे कोविड पे, क्योंकि अभी भी यही टॉपिक है और आई थिंक आगे और भी आने वाले दिनों में यही टॉपिक रहेगा। लेकिन हम पिछले दिनों की बात करेंगे, जो बिहार ने कोविड के चलते चीजों को झेला है, जो पूरे देश ने झेला है, और जैसी व्यवस्था हमें हमारे आंखों के सामने आई है, स्वास्थ्य व्यवस्था की पूरी पोल खुल गई। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं, पिछले बार हमने कई नए वर्ड्स सुने थे और इस बार और भी इसमें एड ऑन हुई हैं चीजें। रेमडेसिविर, कभी किसी ने लिया भी नहीं होगा अपने जुबान पर ये नाम, और अब कितनी बार इसे रिपीट किया गया है। लेकिन फिलहाल आज सबसे पहले शुरुआत करेंगे हम रंजीत झा से। क्या कहना चाहेंगे सर, बिहार में कोविड के कारण जो चीजें हुई हैं और आगे जैसा कि लोग आप कहना चाह रहे थे, कहिए। सबसे पहले तो बहुत दिनों बाद हम लोग आए इस शो को करने के लिए। लटकता बिहार नाम है। हम लोग हंसते मुस्कुराते सरकार की व्यवस्था पर लगातार चोट करते आए हैं और चोट करते भी रहेंगे। लेकिन कोरोना ने हम लोगों को बहुत चोट दिया है। आम जनता ने जो झेला है उसे कोई भूल नहीं सकता है। इस साल बिहार ने कई ऐसे जाने माने नाम खो दिए। अगर निजी तौर पे कहूँ तो मैंने अपना दोस्त खोया है। तो यह साल बुरा ही रहा। होली लगा अच्छा बीता तो यह साल भी अच्छा बीत जाएगा। रंगों का त्योहार बढ़िया गया था। लेकिन परिस्थितियां इतनी खराब हुई होली के बाद, आदेश जी, अचानक से हालात बिगड़े देश भर में। देश पहले साल के कोरोना से उबर ही रहा था कि दूसरा कोरोना जो है वो आ गया और कई बहुत ज्यादा इफेक्टिव। ज्यादा इसका स्ट्रेन इतना खतरनाक था जो कि 6 से 7 दिन में लोगों की जान चली जा रही थी। तो ये खतरनाक था। जो इस साल का आंकड़ा है, जो डेटा ऑडिट हुआ है, तो इस बार लगभग 5,000 के आसपास मौत जो है वो दिखाया गया है। यहाँ पे बिहार का आंकड़ा बताया गया। अभी ऑडिट हुआ है कुछ, उसमें भी कुछ बातें सामने आई हैं। आंकड़ों का हेरफेर जो भी हो, लेकिन आज बात आंकड़ों से हटके करेंगे कि जो अव्यवस्था हम लोग बिहार में झेले कोरोना को लेकर के। हर एक जिले में जाकर के देख लीजिए आप। पटना तो सेंटर है, यहाँ पे बड़े बड़े अस्पताल के नाम आते हैं जहाँ पे लोग अन्य जिलों से उठ करके जाते हैं। तो इस बार कई सारी ऐसी चीजें हुई जो आंखों के सामने घटती रही और हम लोगों को जो है आहत करती रही। व्यवस्था के नाम पर हम लोग घबराते रहे। आगे भी चर्चा करेंगे। भैया अपने बहुत दिन बाद आप आए। सबसे बड़ा बात तो होली के समय आपने सही कहा कि किसी ने सोचा भी नहीं था कि हम लोग को आगे आने वाले एक हफ्ता जो है इतना खतरनाक बिताना पड़ेगा। और जैसा सबसे बड़ा जो देश का सेंटर है, दिल्ली है, पटना है, ये जो मौत का तांडव चला, जो उस दिन मैं पटना आ रहा था तो पटना पुल पर से पटना देख के डर लग रहा था। क्योंकि ऐसा यहाँ पर हॉस्पिटल में, और जो आप देखे होंगे कि लास्ट में वेटिंग चल रहा है 20-22 घंटा का, ये काफी रोंगटा खड़ा कर देने वाला। ऐसा बीमारी जिसका कोई इलाज नहीं, कोई आपको हॉस्पिटल भी आपको देखने वाला नहीं है। आप बिना ऑक्सीजन के मर जा रहे हैं। आपको एम्बुलेंस के लिए आपको इतना ज्यादा भाड़ा लिया जा रहा है। ये सब सोच के जो है वो मन अफियाना जो कहा जाता है वो होने लगता था। कई सारी ऐसी व्यवस्था हुई जो आप देखेंगे। और व्यवस्था की अगर हम बात करते हैं, आपने भी जैसे कहा कि एम्बुलेंस में जो लोग किराया का ले रहे थे वो मनमाना वसूल रहे थे। हमारे एक वरिष्ठ सहयोगी हैं, पत्रकार हैं, वो बता रहे थे उनके रिश्तेदार का उन्हें ऑक्सीजन की जरूरत थी। ग्राउंड फ्लोर से 3rd फ्लोर पे ऑक्सीजन सिलेंडर पहुंचाने के लिए कोविड पेशेंट थी, 4,000 रुपया चार्ज किया गया। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने हैवान लोग इस धरती पर हैं। जो कोविड काल में कहा गया है कि कोविड में जितना कोरोना ने लोगों को नहीं मारा, उससे ज्यादा लोगों ने लोगों को मारा है। बिल्कुल। आप ये हॉस्पिटल का जो असलियत है, प्राइवेट हॉस्पिटल या सरकारी हॉस्पिटल भी, उसका भी असलियत खुला है। ऐसे उसमें काम किए गए हैं कि इलाज नहीं हुआ और बिल चला गया है। इतना ज्यादा बिल हुआ है कि लोग अपने लोगों का बॉडी तक नहीं लिए। वो सब छोड़िए, स्टार्टिंग से ही टेस्टिंग से ही शुरू हो जाती है। अगर होम RT-PCR करवाना है आपको, उतना ही चार्ज है, 1100 रुपए। मैंने अपने दादू का जब चेकअप करवाया तो उसके लिए मुझे 1800 रुपए पे करना पड़ा, और मुझे मजबूरन करना पड़ा। कोई चारा ही नहीं था, क्योंकि उस वक्त जब ये सब कुछ हो रहा था कोरोना पीक पर था और हम उन्हें बाहर लेकर नहीं जा सकते थे। उनकी स्थिति ठीक नहीं थी। जब टेस्ट करवाने आए तो उस समय मतलब अब पर हेड 1800 रुपीज चार्ज कर रहे थे। तो शुरुआत वहीं से हो चुकी है। मनमाना ले रहे हैं प्राइवेट लैब्स वाले भी, कोई जांच भी नहीं कर रहा। कौन जांच करेगा? सर एक प्रश्न मैं पूछना चाहता हूँ कि मैंने कुछ दिन पहले फेसबुक पोस्ट पर भी लिखा था
और अब ये वो सिद्ध भी हो रहा है कि आखिर ये कोरोना आखिर है क्या? क्या ये जैविक हथियार है या सचमुच में प्रकृति के द्वारा ही बना हुआ, स्वतः बना हुआ एक वायरस? कई विज्ञानियों ने, आदिश जी, इस मामले में, और अमेरिका जैसे जो प्रतिष्ठित देश है हर एक मामले में आगे है, उन लोगों का भी यह मानना है कि यह प्रकृति का देन नहीं है। प्रकृति का देन इतना लंबा जो है नहीं चलेगा, और प्रकृति का अगर देन होगा तो उसका कोई सर्टेन एटमॉस्फेयर होगा जहां पर वो जाकर के कहर भर पाएगा, कहीं और जाकर के वो निष्क्रिय होगा। कुछ दिन पहले रिपोर्ट्स आए थे, लेकिन परिस्थितियां ये है, ये जहां भी गया वहां कहर बरपा के आया कोरोना। और इस बार भारत को ज्यादा चपेट में लिया गया। बातें कई तरह की चलती हैं कि चीन भारत की दुश्मनी है, तो चीन पहले से प्लानिंग कर ही रहा था कि हमारे पास जो है कोई उपाय लगाया जाए ऐसा कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, इस तरह का कुछ व्यवस्था कर लिया जाए, तो वही कुछ नतीजा हो सकता है। तो कहा भी गया है कि लैब में इसे डेवलप किया जा रहा था और चीन के पास भी गलती हो गई वहां पे, तो चीन ने थोड़ा भुगता, लेकिन चीन संभल गया। जहां पे ओरिजिन होगा वहां कुछ नहीं होगा, वहां पे महीने 2 महीने में, पिछले साल में ही आप समेट लिए सब कुछ और पूरे दुनिया तबाह हो गई। और तो ये तो सवाल तो रहेंगे। और ये आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या इसका रोकथाम का सबसे सटीक उपाय जो है वो लॉकडाउन को माना गया? बिहार सरकार ने लेट किया क्या लॉकडाउन लगाने में? मुझे नहीं लगता है कि लेट एंड ऑल ऐसी चीजें हुई है, क्योंकि लॉकडाउन लगने के बाद भी, अब आंकड़े कम आ रहे हैं, लेकिन लॉकडाउन लगने के बाद भी हमने देखा कि सिचुएशंस वैसा ही था, क्योंकि हॉस्पिटल की चीजें नहीं सुधरी ना। मेन इस बार जो लोगों की डेथ हुई है वो रीजन क्या था कि उनके पास सुविधा नहीं पहुंच पाया, और डॉक्टर अव्यवस्था बहुत बड़ा कारण हमेशा से रहा है। हमारा देश उस स्थिति में है जब हमारे सामने आफत आती है तब हम तैयारी शुरू करते हैं। हमारे पास प्री अरेंजमेंट नहीं होता है। वजह जो भी हो, हमारा आर्थिक बजट हो, चाहे जो भी हो, चाहे हम किस मद में कितना खर्च करते हैं, सरकारी जो बजट होता है हमारा, चाहे हेल्थ पे देखें, एजुकेशन पे देखें, तो हमारा देश ऐसा है जो हेल्थ और एजुकेशन पे बहुत कम खर्च करता है। लेकिन जब आफत आया है तब सरकार खजाने निकाल रही है, लेकिन यहाँ पे व्यवस्था क्या बनी आ रही है कि पैसे जब ऊपर से चलता है तो किस मद में कहां तक पहुंचते कहां दम तोड़ देगा वो पैसा, उसकी कोई गारंटी नहीं है, कोई हिसाब किताब नहीं है। तो हॉस्पिटल्स में जो कमी देखी गई, बेड्स नहीं थे, जो पिछले साल तैयारी की गई, क्वारंटीन सेंटर बनाए जा रहे थे, तो इस बार क्वारंटीन सेंटर की तो मार थी ही नहीं। इस बार मार हो गई कि ऑक्सीजन कहाँ है, ये सिलेंडर्स नहीं है। तो मैं देखता हूँ कि मैं तो इसके लिए ऑक्सीजन और इस सब के लिए केजरीवाल को दोषी मानता हूँ। जिस दिन केजरीवाल का बयान आया कि हमारे पास 8 से 10 घंटे का ऑक्सीजन बचा हुआ है, पूरा देश में उसी समय से ऑक्सीजन का कालाबाजारी शुरू हो गया। तो पूरे देश में देखिए, उसी तरह महाराष्ट्र में रेमडेसिविर का जैसे ही डिमांड वो केंद्र से करते हैं उद्धव ठाकरे, पूरे देश में रेमडेसिविर क्या है वो पता नहीं। उनको तो लगता है कितने डॉक्टर को पता भी नहीं होगा किस चीज की दवा है, वो भी लिखना शुरू कर दिए रेमडेसिविर का। एम्स को प्रॉपर रिपोर्ट्स निकालने पड़े और फिर निर्देश देना पड़ा कि सुनिए, रेमडेसिविर जो है आप हर किसी पे यूज नहीं कर सकते, तो ये इसकी कालाबाजारी बंद कीजिए, और हर पेशेंट पे अप्लाई नहीं होता। मरीज को एक किसी भी तरह उसको ठीक करने के लिए कोई भी इंजेक्शन और स्टेरॉइड सब कुछ दिया गया, जरूरत नहीं था उसको भी दिया गया बिल बनाने के लिए, और वही आज ब्लैक फंगस बन के आया हुआ है। बिल्कुल तो ये सिद्ध हो गया है कि यहाँ के जो हॉस्पिटल है, स्पारस का ही कांड जो हुआ, फिर से कितने हॉस्पिटल में आया कि ज्यादा बिल ले रहे हैं, 35,000 रुपए ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए मांग रहे हैं, और कितने लोगों का है कि इलाज शुरू हुआ ही नहीं, बिल उनका आ गया, मर गया 2 दिन पहले उसका बिल आ गया। तो एक तो चीज आ गया है सामने कि डॉक्टरी जो पेशा जो था, जो अभी तक मानवता से संबंधित था, प्योर बिजनेस है, बिजनेस में भी डकैती वाला बिजनेस है, ये साबित हो गया है। ये समझिए ना रिया, कि मध्य प्रदेश की स्थिति जब हम लोग चर्चा कर रहे थे कि नकली रेमडेसिविर जिनको लगा उनमें से 90% लोग ठीक हो गए। जैसे कि बार बार ये एम्स ने भी समझाया कि रेमडेसिविर जो है जान बचाऊ दवा नहीं है, आप इसको कंपलसरी मत बनाइए कि पेशेंट जो है परेशान हो जाए इसके इंजेक्शन के लिए। बावजूद इसके जो अगर बाबा रामदेव आरोप लगाते हैं आईएमए पर कि यहाँ पर जो है ये लोग मनमानी करने लगते हैं, कभी कभी ये साफ दिखने लगता है कि आप जो है दवाइयों पे व्यापार शुरू हो जाता है, ड्रग्स माफिया जो होते हैं वो हावी हो जाते हैं, ऐसे मरीजों की जान जाए उनके लिए भेड़ बकरी के बराबर है। डॉक्टर को यही सिखाया जाता है, आपके पास एक बॉडी है, आपको बस वैसे ट्रीट करना है, लेकिन मानवता, इंसानियत, ये चीज कहाँ से आएगी? वही तो देखिए आप, मेडिकल साइंस जो भी मेडिकल मॉडर्न मेडिकल साइंस जो है एलोपैथ, उसने सबसे पहले पिछले साल वो क्लोरोफ्लोरोक्विन जो दवा था मलेरिया का, वो फ्लॉप हुआ। फिर से आइवरमेक्टिन जो था अथी का दवा, ये कीड़ा का दवा जो है
वो फ्लॉप हुआ, टेमीफ्लू जो आता था वो फ्लॉप हुआ, फिर से देखिए रेमडेसिविर वो फ्लॉप हुआ। मतलब कहने का मतलब है कि एलोपैथ का जितना भी एक्सपेरिमेंट था वो सारा का सारा, प्लाज्मा थेरेपी भी अंत में सरकार को बंद करना पड़ा। रामदेव बाबा का आरोप एकदम जायज है कि आपने इतने जो अपने आप को स्थापित करके रखा है, आप जब केमिकल रिएक्शन के थ्रू आप इलाज करते हैं, दवा देते हैं, तो फिर उसका अस्थायी निदान क्यों नहीं हो पाता? आप बताइए सर, बीपी का क्या इलाज आज एलोपैथ के पास है? उन्होंने 25 सवाल पूछे, उस बिल्कुल वाजिब जवाब था कि परमानेंट सॉल्यूशन तो आपके पास है ही नहीं। वो भी तो बस उसे कम करने का ही आप इमरजेंसी जो है डायग्नोसिस के लिए और जो लाइफ सेविंग ड्रग्स के लिए जो होता है, इसके लिए आप फेमस है कि आप तत्काल रूप से उसका जान बचा देंगे। तो रामदेव ने तो यह भी कहा कि हम आपको ये मानते हैं, लेकिन आपके पास परमानेंट सॉल्यूशन किसी भी बीमारी के लिए नहीं है। और इस बीच जो वहां वो की स्थिति हुई, जो विदेशों से हमें ऑक्सीजन सिलेंडर्स मंगाना पड़ा, ये क्यों मंगाना पड़ा? क्योंकि हमारी आपूर्ति तो उतनी थी। हमने जो एक आंकड़ा बताया था, जब फ्रांस की एक मैगजीन ने ये आरोप लगा दिया कि भारत में 33 करोड़ देवी देवता हैं, लेकिन ऑक्सीजन जो है हम लोग नहीं दे पा रहे, तो उस पर हमने उनको बताया था कि जितना हमारे लिए मांग है उससे ज्यादा हम सप्लाई दे पा रहे हैं। लेकिन हमारी कमी क्या थी? अव्यवस्था। हमारे पास क्रायोनिक सिलेंडर नहीं थे, ट्रांसपोर्टेशन का दिक्कत था, जब जरूरत पड़ती थी उस वक्त तक हम वहां तक पहुंच नहीं पा रहे थे। तो सरकार के पास जिस चीज के लिए सरकार कभी तैयार नहीं होती है, जो कभी कोई सोच नहीं सकता है कि अचानक से इतनी बड़ी आफत है कि तो गांव में, अभी तुम गांव में ढंग से शहरों में तो अस्पताल तो खोल नहीं पाए, ऑक्सीजन प्लांट क्यों खोल लेंगे? तो अभी ऑक्सीजन प्लांट, अभी जब पीएम केयर्स फंड का पैसा निकला, कहा गया इन जिलों में यहाँ पे ऑक्सीजन प्लांट बनाइए, सरकार तैयारियां तो कर ही रही है, लेकिन इस आड़ में इस बार लोगों ने तांडव मचा दिया। खास करके मैं मानता हूं ड्रग्स माफिया ने इस बार कमाल, सिचुएशन को हैवॉक करने की कोशिश की गई, मैं कहूंगी, क्योंकि सिचुएशन नॉर्मल हो सकते थे अगर उतने हॉस्पिटल्स होते, चुपचाप मरीज जाते, अपना इलाज करवाते, घर वापस आते, ठीक होते। जिनका इम्यून कमजोर था उन पे कुछ और चीजें अप्लाई की जाती, जैसे कि रेमडेसिविर एंड ऑल, सब पे नहीं अप्लाई किया जाना था, ये भी क्लियर था। लेकिन यहाँ क्या हुआ कि यहाँ होड़ मच गई, ना ऑक्सीजन सिलेंडर मिल रहा है, ना एम्बुलेंस मिल रहा है, लोग जाए तो जाए कैसे? घर में ही देखिए सर, ये कुछ नहीं, ये पूरी इसकी प्लानिंग हुई थी। और जिस तरह एक रिपोर्ट आया, जो चार्जशीट दायर हुआ किसान आंदोलन को लेकर कि 3 महीने पहले तैयारी किया गया था लाल किला पर अटैक करने का, उसी तरह जो किसान आंदोलन फ्लॉप हुआ उसके बाद इसका भी प्लानिंग किया गया। उसमें मेडिकल दलाल, जो कि हॉस्पिटल के डॉक्टर हैं, एम्बुलेंस वाले हैं, जिनका लॉबी चलता है, ये जांच होना चाहिए। क्योंकि अगर हम देखें तो यही भारत के बगल में नेपाल है, बांग्लादेश है, फिर से आप देखें श्रीलंका है, पाकिस्तान है, यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इंडिया में हमारे से ज्यादा गंभीर होती है। हम मानते कि एक रीजन में होता, पंजाब में बहुत ज्यादा फैला, पाकिस्तान में नहीं फैला, गुजरात में बहुत ज्यादा फैला, लेकिन सिंध में, पाकिस्तान के सिंध में नहीं, बिहार में बहुत हुआ, बिहार में जो होता नेपाल में नहीं हुआ, भूटान में नहीं हुआ। तो आखिर ये पूरा यह साजिश के तहत इसको इंजेक्ट करा के फैलाया गया, ये भी हो सकता है। ये बहुत बड़ा जांच का विषय है। जांच केवल वुहान में नहीं होना चाहिए, वुहान से निकले हुए जो उनके दलाल हैं, सब देश में बैठे हुए हैं, उनका भी जांच होना चाहिए। हमारा सिस्टम तो इतना स्लो है, जब तक आप सरकार को जगाते नहीं है तब तक कोई बात जो है सामने आती नहीं है। अभी क्या सवाल है, मुआवजे को लेकर आप देख लीजिए, जो लोग मर रहे हैं उनको मुआवजा कैसे मिले, उनको इतना चक्कर लगता है। इतने घूसखोर लोग बैठे हुए हैं सिस्टम में, हम लोग खुल के बोल रहे हैं कि अगर आपको 4 लाख रुपए मुआवजा चाहिए तो आपको जो है कम से कम सीओ साहब के यहाँ, सिविल सर्जन साहब के यहाँ 10 चक्कर लगाइए, वहां पे उनको चढ़ाइए, तो वो पास करेंगे कि भैया अब जो है आपको यहाँ से पैसा मुख्यमंत्री राहत कोष से मिल जाए। देखिए सर, इस बार पूरा देश ने जान लिया कि भारत में कितने बड़े बड़े गिद्ध बैठे हुए हैं और सब लुटेरे हैं। जिसका जितना बड़ा चोच है उतना हिसाब से मांस उतार रहा है दूसरे का, और सबका पॉकेट दूसरे के हाथ में, पॉकेट में हाथ है, सब व्यक्ति, एक आदमी का। और ये एक तरह से कहें तो हम बात करते हैं ना कि भारत में मानवता है, वसुदेव कुटुंबकम, ये सारे फ्लॉप किए हैं ये सब। और सबसे बड़ा बात, जितने पढ़ा लिखा वर्ग है, चाहे वो IAS हो, डॉक्टर हो, नर्सिंग होम वाले हो, दवा कंपनी वाले हो, सारे पढ़े लिखे एजुकेटेड लोग ही ऐसा काम किए हैं। ये सब चोरी चकारी, ये सब जो है, सबको मौका मिला कि हाथ साफ कर लें, पैसा बना लें। अस्पतालों की स्थिति, प्राइवेट हॉस्पिटल्स, ये लोग तो अत कर दिए, मतलब इतनी लूट खसोट,
सरकार बार बार बिल बनाती है कि चलो भैया इतना पेमेंट आपको लेना है, ये करना है, वो करना है। इतने नियम कानून में भी वो लोग जोड़ तोड़ करके अपना व्यवस्था लगाए। और एक और मैंने चीजें नोटिस की है, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जिन लोगों की डेथ हो रही है, कैसे हो रही है मैं बताती हूँ। पहले 5 दिन एडमिट रहेंगे, ठीक रहेंगे, एकदम नॉर्मल, और फिर डॉक्टर भी कहेगा कि अच्छा उनमें इम्प्रूवमेंट है। फिर 6 दिन होगा, 7 दिन होगा, 7वें दिन उनकी स्थिति ऐसी हो जाएगी कि वो वेंटिलेटर पे चले जाएंगे, और 8वें दिन कोलैप्स, वो खत्म कर दिया जाता है और बिल बनता है 10 लाख। हाँ, उसके बाद ऐसे ऐसे अस्पताल की कहानियां भी सामने आई जिसमें उसके पति को इलाज करने के लिए महिला के साथ गंदे काम करने की बात सामने आ रही थी। खींचे गए। हाँ, वो वीडियो भी बहुत ज्यादा, वो महिला रो के कह रही थी, जिसने भी देखा उसका कलेजा फट गया होगा कि पति उसका मर रहा है, वहाँ के कंपाउंडर डॉक्टर को कुछ और की उसने बताया कि किस तरीके से वो उसने ब्लैक में खुद ऑक्सीजन सिलेंडर खरीदा, क्योंकि खरीदना पड़ा, हॉस्पिटल्स में ही मौजूद होता था, लेकिन वहीं के हॉस्पिटल के लोग कहते थे कि ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं है, इतना दो, हम जुगाड़ करवा देंगे। फिर जुगाड़ करके हॉस्पिटल में वही नीचे से लाते। एक नया वर्ग शुरू हो गया था पटना में या सभी जगह, जो ऑक्सीजन का ही केवल खरीद बिक्री कर रहा था, काला बाजारी। ऑक्सीजन, रेमडेसिविर, ये सब दवा जो है। और इसमें सबसे बड़ी बात की नर्सिंग होम वाले पकड़ाएं, मीडिया कर्मी पकड़ाएं, और जितने प्रभावशाली लोग हैं जो ये काम करते हैं। बल्कि आप देखिए ना सर, दिल्ली में ही रेस्टोरेंट वाला जो है वो जो ऑक्सीजन बनाने का मशीन होता है, वो फिर से कंसंट्रेटर और क्या क्या चीज जो है, जो खान बाबा जो रेस्टोरेंट है वो पकड़ा गया। कितने लोग जो थे दूसरा काम करते हैं, वो लोग ऑक्सीजन और रेमडेसिविर, कंसंट्रेटर, ये सब का इंस्टाग्राम स्टोरीज पे जो 24 साल के बच्चे हैं, 22 साल के बच्चे हैं, वो पोस्ट करते थे इतना ऑक्सीजन बाकी है, इतना ऑक्सीजन सिलेंडर्स यू कैन टेक। लेकिन मुझे लगा ये रुझान था सोशल मीडिया पे, कई ऐसे लोग आगे आए एक दूसरे की मदद करने के लिए, जो लिखते जा रहे थे लगातार कि यहाँ पे उपलब्ध है, यहाँ पे ले सकते हैं, यहाँ हमने कंफर्म कराया है। लेकिन अलग सच्चाई है, कुछ लोग जो सोशल मीडिया पे पोस्ट कर रहे थे, एक्चुअली में नंबर देते थे आपको, आप उस पर कॉल करोगे तो फिर आपसे मनी डिमांड करेंगे कि इतना पैसा दो तभी देंगे। ऐसा नहीं था, इस तरह की घटना है था, हर कोई दूर का गुजरा होगा। ऐसे लोग हैं जो कि 1 महीना में 15-15 लाख रुपए ऑक्सीजन बेच कमा चुके हैं। हाल ही में हमने एक खबर की थी, आपको याद होगा, मोतिहारी के पत्रकार के जो लड़के थे, 9 लाख रुपए एक सप्ताह में कमाया था वो ऑक्सीजन सिलेंडर के नाम पर। तो आपदा को अवसर में तो इन लोगों ने बताया। हाँ, तो आपदा को अवसर में बदलना ही तो खैर बिहारियों का हम लोग का खूबी है कि आपदा को अवसर में बदलते हैं, लेकिन बहुत घटिया तरीके से कोई बदले। अवसर भगवान न करे, ऐसा अवसर से अच्छा है कि ऐसा अवसर आ ही ना। इसके अलावा हम लोगों ने कोविड की बात तो करी ही, इसके अलावा वैक्सीन की चीजें देखिए, वैक्सीनेशन में भी घपला है। यहाँ पे वैक्सीन बर्बाद हो रहे हैं। अभी गौतम गंभीर और उनके ट्रस्ट ने पकड़े गए हैं इसमें, और उन्होंने एडमिट किया कि हाँ हम लोगों ने वैक्सीन स्टॉक किया है। मतलब जो ऊंचे वर्ग के लोग हैं, उच्च वर्ग के लोग, उन लोग वैक्सीन स्टॉक कर ले रहे हैं। कई जगहों से ये खबरें आई हैं कि वैक्सीन को प्राइवेट अस्पताल के हवाले किया जा रहा है, बेचा जा रहा है, जो सरकारें कोशिश कर रही है कि आपको मुफ्त मिल जाए। कई राज्यों ने घोषणा कर दी। देखिए सर, ये बात तो बोलना नहीं चाहिए, लेकिन जो हमारे कर्मचारी हैं, लोग हैं, वो चोर हैं, और वो जो है लोगों को देने के बजाय उसे प्राइवेट हॉस्पिटल में बेच रहे होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। या आपको मैं बता दूं कि अभी दैनिक भास्कर में जो आया था कि मुजफ्फरपुर और भागलपुर में जो जांच हुआ, उसमें कितना आदमी का नंबर था जो कि कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता है, जो टेस्ट नहीं कराया, उसके पास मैसेज आया, किसी के पास 1.5 महीना बाद आया, जो कि कभी आज तक टेस्ट नहीं कराया, जिसका पहले इंडियन एक्सप्रेस का भी वो खुलासा होता क्या है कि एंटीजन किट जो होता है, छपरा का हम बता रहे हैं कहानी, एक आदमी फोन करके बताया कि 4 आदमी है वहां पर रसीद काटने के लिए कि हाँ इनका कोरोना का जांच किया जाए, और जांच करने वाला 1 आदमी है, और भीड़ लगा हुआ है, 200 लोग का पर्ची कटा, 50 लोग का जांच हो पाया, बाकी 150 का वो एंटीजन का किट जो है प्राइवेट हॉस्पिटल में बेच दिया। वहीं पर स्टिकर लगा हुआ है कि 2000 रुपए में मात्र आधे घंटे में पाए कोरोना के जांच। जांच की रिपोर्ट। तो यहाँ पर ऐसे ऐसे ईमानदार लोग बैठा हुआ है, तो अब कैसे हम नहीं विश्वास करेंगे कि ये इंजेक्शन जो कि केवल 2 ही कंपनी बना रही है, वो तो अब जिसका नंबर नहीं, बहुत लोगों को जरूरी है लेना, कितने हजार में बेच रहे होंगे वो। हाँ, वो ही रहा होगा। अब आपको कहीं से जो सूत्र मिल गया, जैसे सोशल मीडिया पर जैसे रिया ने बताया कि नंबर देते हैं कि लगता है मदद कर रहे होंगे, जब फोन करते हैं तो भी पैसे की डिमांड कर देते हैं। इसी तरह जब सरकारी अस्पताल से वैक्सीन के डोज खराब हो जाने में, डैमेज हो जाने के नाम पर वो निकाल दिए जाते होंगे, तो प्राइवेट हॉस्पिटल में कोई जाता होगा कि वैक्सीन लिया आपने, हमें इतना में आपको। देखिए सर, हॉस्पिटल बिहार का पहले से ही बदनाम है। यहाँ पर जब दवा का जो खरीद के लिए आता है, हमेशा सुनते हैं वो सारे बिहार के सदर हॉस्पिटल पर से दवा खरीद के लिए केस चल रहा होगा, मामला जो है
एक्सपायर दवा खरीदते हैं, बाद में पता चलता हॉस्पिटल के पीछे जो है 2 लाख का दवा मिला, 3 लाख का दवा मिला। तो इनका आदत लगा हुआ, ये हो ही नहीं सकता है कि ये इंजेक्शन ना बेचे। गंगा जी में खड़ा होकर ये बोलेंगे तो मैं नहीं मानूंगा, बेचे ही होंगे। भुगत तो रही है बिहार की जनता, भुगत रही है। इसके अलावा आंकड़ों में भी मुझे लगता है हेरफेर किया जा रहा है, क्योंकि कोविड अचानक से आंकड़ों में तो हुआ ही नहीं। कल ही परसों तो हम लोग बात भी तो कर रहे थे इस बात पे कि 1148 जो लाशें जली और सरकारी आंकड़ा 400 बताया गया पटना जिला में। वो आंकड़ा फिर कोविड केसेस, बाकी बिहार का तो छोड़ ही दीजिए, कोविड केसेस के भी आंकड़े की बात कर लेते हैं। तो एक वक्त था अप्रैल के एंड में, कुछ दिन पहले ही, जब केसेस एकदम नेता लोग पर चर्चा हो, नेता लोग दुख दर्द में हमेशा कि आपका सुयोग कर्मठ जुझारू उम्मीदवार और लेकिन एक आदमी भी पप्पू यादव को छोड़ दे, कोई एक आदमी भी सड़क पे नहीं। तेज प्रताप आज और पप्पू यादव आए भी तो उनको उठा करके अंदर कर दिया गया। लेकिन क्या बात कर रहे हैं, राजीव प्रताप रूडी का 28 एम्बुलेंस कांड हुआ। हाँ, भले सोचिए सर, कितना आश्चर्य का बात है कि एम्बुलेंस बोल रहा है ड्राइवर नहीं मिला। और ड्राइवर में 5 साल पहले ही वो ट्रेनिंग चलाते हैं, चालक प्रशिक्षण के लिए से नितिन गडकरी भी ट्वीट किए थे। पप्पू यादव ने ड्राइविंग लाइसेंस के साथ बतौर उनको रखा भी था, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया था। वो देखिए बालू ढो रहा था, राजीव रूडी के एम्बुलेंस से बालू ढो रहा था। एम्बुलेंस छोड़िए, वो बोल रहे थे हमारा लाश ढोने के लिए बना रहे हैं, ट्रक तैयार कर रहे थे। नगर निगम आपके जो अश्विनी चौबे जी हैं, वो पुराने एम्बुलेंस को ही बार-बार स्टिकर साट करके वो रंगीन कर रहे हैं। इसके अलावा ये 40 एमपी में से कोई एमपी नहीं आया बाहर, न सीएम साहब निकले और न ही सीएम साहब के जो सीएम साहब का तरीका बड़ा जबरदस्त था। जब मुआयना करते थे शाम में 5 बजे एक बार निकल के खाली रोड पे घूम कर माहौल देख लिया, कोरोना उनको दिख गया। सर आप सोचिए ना, सीएम तो इस तरह भी चलते हैं तो पूरा रोड ट्रैफिक बंद कर दिया जाता है, वैसे भी खाली कराते हैं। तो लॉकडाउन में इस तरह खाली है कोरोना के चलते। वो देख लिए उस रोड के किनारे पे जो है चौराहा पे कोरोना था। उत्तर प्रदेश सीएम साहब ऐसे बैठते हैं, उसके बाद कहते हैं मामले की जांच की जा रही है, सभी चीजें। और देखिए आप उत्तर प्रदेश में योगी सरकार जो है वो हर एक जगह डिस्ट्रिक्ट में जाके वो दौरा किए हैं, जबकि योगी को बाद में इंजेक्शन लगा। नीतीश कुमार तो बहुत पहले, उनका तो एंटीबॉडी भी तैयार हो गया होगा, लेकिन कोई भी मंत्री, चाहे लालू यादव का ही देख लीजिए, केवल ट्विटर फैमिली बना रहा। तेजस्वी यादव अपने पिता का हवाला देकर दिल्ली में बैठे हुए हैं, बोले कि मेरा कार्यकर्ता लगे हुए हैं, जनता ने आपको चुना है, जदयू ने आप लोगों से मिलिए। लालू यादव आए, बोले कि कार्यकर्ता जितने भी विधायक हैं क्षेत्र में जाए, जनता के बारे में पूछे, और जदयू ने ठीक कहा कि अपने बेटे को फार्म हाउस में बैठाए हुए हैं और इन लोगों को भेजना है बीमारी में। अगर आप हम लोग बोलते हैं कि पुलिस वाले जनता के टैक्स से पैसे से सैलरी पाते हैं, जनता के पैसे होते हैं, वो तो नेताजी आप भी तो सैलरी लाखों में लेते हैं, आप भी तो हमारे ही पैसे हमने अपना अधिकार दिखाया है, वोट दिया है, हमारे एक उंगली पर बटन दबने के बाद आप जीते, तो कम से कम मुखिया जो है मुसलमान एक मुखिया है, कोई अनवर थे, उन्होंने कहा, मुजाहिद अनवर, जो आपने देखा होगा सर वीडियो जारी किया था कि एक बार मिलने तो छोड़िए, एक बार फोन तक नहीं किया। उन्होंने खुद ही बता कि हम लोग का ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि तेजस्वी यादव हमारे विधायक, चाहे हसनपुर कब गए, ये पटना में थे, 1-2 बार हॉस्पिटल आज गए हैं, एक बार पहले गार्डियन हॉस्पिटल में गए हुए थे, बस 2 ही बार गए, वही जाके हड़का के चले। एक बार ये बन गया, अपना हाजिरी लग गया कि हम गए थे। पिछले बार की लताड़ के बाद मंगल पांडे इस बार थोड़ा एक्टिव दिखे। हाँ, एक्टिव देखे। पीपी किट पहन के तेजस्वी यादव का सर हम बात करें, पिछले साल नहीं थे, पटना बाढ़ के समय में पटना रहने के दौरान भी एक बार भी नहीं निकले, इस बार बिहार आए ही नहीं वो, तो फिर उनको ट्वीट करने का मतलब। सर मंगल पांडे की बात की आपने, तो वो आपको मामला याद है जब बाहर वो जवान, मतलब वो जवान थे, पूर्व जवान थे जिन्होंने जो दम तोड़ दिया और वो उनके सामने थे, एक बार वो सांत्वना भी देने नहीं पहुंचे वहां पे। देखिए ये लोग क्या प्योर पॉलिटिशियन है, वो एक नीचे दर्जे का, हम ये नहीं कहेंगे। इन जो मानव सेवा जो है ये इन लोगों में नहीं है, इन लोगों में है कि बस पॉलिटिक्स से मतलब वोट पॉलिटिक्स, समीकरण कैसे बैठना चाहिए और आंकड़ों में कैसे टाइट रहना चाहिए। तो बिहार की जनता को अभी समझना होगा, कोई भी सरकार, और यही कारण है कि बिहार लटकते रहता है। सिस्टम के डैमेज को जो है ना कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है, लेकिन सिस्टम सुधारने की कोशिश नहीं होती है। आप सैकड़ों वर्षों से बाढ़
का आफत जो है झेलते आए हैं, बिहार में फिर झेलना ही होगा। उसके लिए अलग बजट बना हुआ, आपदा प्रबंधन से पैसा निकलेगा, सबके खाते में 6-6 हजार 4-4 हजार रुपया जाएगा, फिर अगला साल रुपया जाएगा और 2-2 बोरा अनाज चला जाएगा, बाढ़ खत्म हो जाएगा बस। और फिर बाढ़ के बाद जो है उसके पुनर्निर्माण के नाम पर करोड़ रुपया निकलेगा। इस बार भी कोरोना के नाम पर ही सांसद निधि से, विधायक निधि से, हर फंड से पैसा, पंचायत का जो केंद्र से पैसा मिला था निगम वाला जो, वो पूरा पैसा आकर के और ये देखिए सर, मोदी सरकार पर आज तक एक भी घोटाले का आरोप नहीं है। सारे लोग, सुप्रीम कोर्ट भी बोल रहा है कि आप कितना आप वैक्सीनेशन पे खर्चा किए हैं, सारा वोटिंग देना चाहिए, लेकिन राज्यों से कोई नहीं मांगता, जबकि सब कोई जान रहा है कि राज्य में क्या क्या खेल चल रहा है। नीतीश सरकार में भी ऐसा हम नीतीश कुमार को नहीं करते हैं, लेकिन इनके साथ बहुत सारे मंत्री हैं, डॉक्टर हैं, या पैसे का आवंटन हुआ है, जिस तरह पिछले साल क्वारंटाइन सेंटर में जिस तरह हुआ था, इसका ऑडिटिंग और ग्राउंड ऑडिटिंग जो होना चाहिए, कि सचमुच में ये कागजों में नहीं, जाके पता लगा के होना चाहिए कि कहाँ कहाँ खर्च हुआ, इसका कोई मांग नहीं करता। ये कोई इंडिपेंडेंट या तो संस्था कर पाएगी जो कि सरकार होने नहीं देगी, या फिर कोई इंडियन एक्सप्रेस, दैनिक भास्कर जैसा बड़ा अखबार वो जाकर के ग्राउंड लेवल पे ये जांच करे कि किस मद में आप जितना पैसा लेके निकले, अरबों करोड़ रुपए लेकर के जब आप जाते हैं कहाँ खर्च करते हैं, कोरोना के नाम पर जब इलाज करते हैं किस जिले में कितना खर्च किए, कितने इसमें जो मरीज थे उनको आपने लाभ पहुंचाया, ये सारा हिसाब तो निकलना चाहिए, तब तो पता चलेगा कि आपने हर एक मद की राशि निकाल करके अगर कोरोना पे खर्च की है उसका सार्थक कुछ काम हुआ है। नहीं तो पता चलेगा कि वो पैसा घूम फिर करके कागज पर ही उसका बिल बन गया, बिल बनने के बाद वो पैसा आ गया सबके खाते में, सब पैसा अपना जमा हो गया। ये ऐसी परिस्थिति है देश तो देख ही रहा है। आपने ये भी कहा कई ऐसे विधायक हैं जो विधायक बने नहीं कि फ्लैट बुक हो गया, तो इससे तो आप समझ ही सकते हैं कि अचानक से इतना पैसा आ जाता है लोगों का कि मन हरा हो जाता है, जनता फिर वहीं के वहीं रहती है, हरा होता है फिर उसको काला भी कर देते हैं अच्छी तरीके से। तो आज हमने आपको सारे टॉपिक्स के बारे में, मतलब कोविड से रिलेटेड जितने भी इश्यूज हुए हैं बिहार में, क्योंकि हम लोग बहुत दिनों से ये एपिसोड नहीं कर पा रहे थे, सब लोग अपने अपने घरों में थे, कोविड के चलते सिचुएशन बहुत ही गंभीर था, पूरे पटना में हर जगह सिर्फ एम्बुलेंस। इसके साथ ही साथ हम बता देते हैं, इसमें हम लोगों ने एक मुद्दा छोड़ा है, वो अलग से करेंगे कि कोविड के जो साइड इफेक्ट हुए हैं, वो साइड इफेक्ट हम चाहे वो स्कूल को लेकर के हो, बच्चों की पढ़ाई को लेकर के हो, हाँ, इन सारे मुद्दों पे भी करेंगे। जो बिजनेसमैन हैं, व्यापारी हैं, दुकानदार थे, जिन लोगों की दुकानें बंद हो जाती हैं, जिन्हें खाने पर आफत आ जाती है, उस पर भी हम एक वीडियो करेंगे। लेकिन बहरहाल इस बार हमने टारगेट किया कि जो अव्यवस्था हमने झेली है इस कोरोना में, यह जो है कम से कम सरकार इस पे नजर बनाए और तैयार रहे, ऐसे ऐसे आफत हमें झेलने ही होंगे, क्योंकि हम प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करते हैं, चाहे हम कुछ भी करते हैं, कोई ना कोई आफत जो है हमारे 100-50 सालों में आती रहती है, उनसे लड़ने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। स्वास्थ्य पे और शिक्षा पे जब तक आप मन लगा के खर्च नहीं करेंगे तब तक आप ऐसे ऐसी आफतों में फंसते रहेंगे, उससे निकल नहीं पाएंगे। बहरहाल पहली आफत तो हमारे पास है, हमारे नेता लोग ही आफत बने पड़े हैं, हमारे बिहार पर नजर गड़ाए पड़े हैं, पता नहीं कब ये सब कुछ सुधरेगा, और जब तक नहीं सुधरेगा तब तक हम एपिसोड्स लेकर आते रहेंगे। तो बने रहे हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।